Hello everyone. So this is lecture 2 of our series for the preparation of DSSB Junior Scientific Assistant for Lie Detection Division. And in today's video we will discuss about the landmark judgment by Supreme Court in Salvi versus State of Karnataka. And if you are new to my channel then please do subscribe and hype the video if you like it. So आज की इस वीडियो में हम सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे. ऑल्सो जो इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हुई चलूंगी. हम जल्द ही 4000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने ही वाले हैं. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड. ओके, सो ये जो डिसीजन आया था इट वाज इन द ईयर 2010. इट वाज one of the most important judgment in Indian criminal jurisprudence. क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर ना बहुत ज्यादा कस्टोडियल डेथ हमें देखने को मिले थे. उस टाइम पर बहुत ज्यादा पुलिस जो है टॉर्चर करके और कन्फेशंस निकलवा रही थी. तो सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर जो डिसीजन आया था वो 2010 के अंदर आया था. एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आंसर किया गया था वो ये था कि क्या पुलिस फोर्सफुली किसी भी एक्यूज, सस्पेक्ट या विटनेस को नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग जैसे जो टेस्ट हैं इसमें फोर्सफुली पुलिस जो है इनको करवा सकती है क्या. तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कि ये जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का इस केस में वो ये था कि कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. कि आप कंपल्सरी नहीं कर सकते इन टेस्ट को. आपने एक्यूज या सस्पेक्ट या विटनेस को बोल दिया कि आपको ये टेस्ट कराने हैं. अगर सस्पेक्ट या विटनेस या एक्यूज जो है राजी हो जाता है तब आप ये टेस्ट करवा सकते हैं. अदरवाइज आप फोर्सफुली इसको नहीं करवा सकते. लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द केस. सो 2004 से लेकर 2010 तक के बीच में कई बार बहुत क्रिमिनल अपील्स लगाई गई कोर्ट में कि इनवॉल्यूंटरी यूज हो रहा है साइंटिफिक इंटरोगेशन टेक्निक्स का. और फाइनली 2010 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट का उसने अंडर आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू इस केस को लिया. एंड इस केस में मेनली कोर्ट को ये एग्जामिन करना था कि क्या ये जो टेस्ट थे ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं है. ठीक है. सो 3 जजेस की बेंच बैठी थी. चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, जस्टिस आर.वी. रविंद्रन एंड जस्टिस जे.एम. पांचाल. तो इसके अंदर हम कौन कौन से साइंटिफिक टेक्निक्स को इन्वॉल्व करते हैं. देखो एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि क्या सिर्फ ये ब्रेन मैपिंग के लिए यूज किया जाता है या सिर्फ नार्को एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है. सो इसका आंसर है कि ये सभी तरीके के ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर नार्को एनालिसिस हो गया और पॉलीग्राफ हो गया और आप बीप हो गया. ठीक है. ये सारी टेक्निक्स जो है साइंटिफिक टेक्निक्स जिसके थ्रू हम पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं विदाउट देयर कंसेंट. तो इन सब में जहाँ पे पर्सन जो है कॉन्शियसली अगर कॉन्शियस स्टेट पर नहीं है और हम उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नार्को एनालिसिस की. नार्को एनालिसिस क्या है. ये भी एक इंटरोगेशन टेक्निक है जहाँ पे पर्सन को सिडेटिव ड्रग्स दिए जाते हैं. सिडेटिव ड्रग्स मतलब कि जहाँ पे पर्सन जो है सेमी कॉन्शियस स्टेट में हो जाता है. सेमी कॉन्शियस स्टेट कह लो या फिर ट्रांस स्टेट कह लो जहाँ पे पर्सन को जो है पर्सन की मैनिपुलेशन पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और पर्सन जो है अगर मैनिपुलेट करना चाहे अपने आंसर को तो नहीं कर सकता. बट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि जो पर्सन है वो अपने कॉन्शियस में नहीं रहता है तो हम उसके आंसर्स को कंसीडर नहीं कर सकते कि क्या क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में मतलब नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सा आर्टिकल है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का. ठीक है. तो इस केसेस में क्या होता है जो पर्सन है वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में है और उसे नहीं पता कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है. ठीक है. तो वो ऐसा भी हो सकता है कि जब वो भी जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो अगर उसके अगेंस्ट हो गया और ऐसा उसने कुछ नहीं किया है क्योंकि पर्सन जब ट्रांस स्टेट में होता है तो वो कुछ भी बोल सकता है. हो सकता है कि वो पिछला कोई इंसिडेंट याद करके और वहां पर उस चीज को उसमें मिक्स कर रहा है क्योंकि भाई पर्सन जो है ट्रांस स्टेट में है उसे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चीजें पूछी जा रही हैं. इसीलिए नार्को टेस्ट के दौरान जो है क्वेश्चंस भी काफी छोटे पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछे जाते हैं ताकि जो पर्सन है वो सिंपली उसका जवाब दे दे और उसको ज्यादा सोचना ना पड़े.
क्योंकि जितना कंफ्यूजिंग आप क्वेश्चन पूछोगे उतना ही उस पर्सन को उस चीज को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा और वो गलत आंसर्स भी दे सकता है या ऐसे भी आंसर्स दे सकता है जो उसी के अगेंस्ट हो जाए और हालांकि उसने वो क्राइम नहीं भी किया है और फिर भी वो फंस सकता है उस केस में, ठीक है। तो इसीलिए एक तो नार्को एनालिसिस का ये इशू था एंड सेकंड वन इज कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना कि जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो उसमें हम ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, बट बाकी आगे जो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे उसमें ड्रग्स इंजेक्ट नहीं किए जाते हैं। तो नार्को एनालिसिस के अंदर जो कॉमन ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो है सोडियम पेंटोथिल एंड सोडियम अमाइटल, और भी काफी सारे ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो इन ड्रग्स को आप याद रख लीजिएगा कि क्या क्या ड्रग्स जो है नार्को एनालिसिस के दौरान इंजेक्ट किए जाते हैं। प्रिंसिपल क्या है, द थ्योरी बिहाइंड नार्को एनालिसिस इज दैट अ रिलैक्स्ड माइंड इज लेस कैपेबल ऑफ फैब्रिकेटिंग कॉम्प्लेक्स लाइज। अगर माइंड हमारा बहुत रिलैक्स्ड है तो हम जो फैब्रिकेट नहीं कर सकते चीज़ों को, अपनी तरफ से बना के नहीं कर सकते, जो एक्चुअली हुआ है सिर्फ वही बोल सकते हैं। देन लिमिटेशन क्या है, इट इज नॉट अ ट्रुथ सीरम। जो हम ये ड्रग्स डाल रहे हैं पर्सन के, इंजेक्ट कर रहे हैं पर्सन की बॉडी में, ये ट्रुथ सीरम नहीं है। जनरली इनको ट्रुथ सीरम के नाम से जाना जाता है, बट दीज आर नॉट ट्रुथ सीरम। तो इस केस में क्या होगा, पर्सन इवेंट्स को इमेजिन भी कर सकता है, मेमोरीज में कंफ्यूज हो सकता है, इनएक्यूरेट आंसर दे सकता है और सजेशन से इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। अगर आपने उससे पूछा कि आपने ही मारा था ना, तो वो पर्सन जो है क्योंकि ट्रांस स्टेट में है तो वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ मैंने मारा था, इस तरीके के। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट उस पर्सन ने दिया ये उसी के अगेंस्ट यूज हो सकता है बाद में। इसीलिए टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, हो सकता है उस पर्सन ने वो क्राइम नहीं किया है या फिर वो पर्सन जो है कि कोई और इंसिडेंट पहले हुआ होगा उससे उस चीज को रिलेट कर दे रहा है और फिर उसको उस क्राइम की सजा मिल जाती है जो उसने एक्चुअल में किया ही नहीं होता है ना। तो ये लिमिटेशंस है सारी नार्को एनालिसिस की। नेक्स्ट वन इज पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट में हम क्या करते हैं, पर्सन के फिजियोलॉजिकल चेंजेस को मेजर करते हैं। यहाँ पर किसी तरीके का कोई इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे सिर्फ पर्सन की बॉडी में कुछ अटैचमेंट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि न्यूमोग्राफ हो गया, और पर्सन के बॉडी में न्यूमोग्राफ लगाया जाता है, सेंसर्स लगाए जाते हैं, गैल्वेनोग्राफ लगाया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर लगाया जाता है, और वहां से फिर बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बीच में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं किसी पर्सन के बीच में, हम उसको मेजर करते हैं। तो उसमें हम क्या क्या मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, पल्स रेट मेजर करते हैं, रेस्पिरेशन एंड स्किन कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर ध्यान रखने का कि जो मशीन है वो झूठ डिटेक्ट नहीं करती है, ये क्या करते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को रिकॉर्ड करती है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में अगर पर्सन जो है झूठ बोल रहा है या किसी तरह का स्ट्रेस है, उसको जब पर्सन को झूठ बोलता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ती है, उसके दिमाग में जो है चीज़ें चलती रहती हैं और फिर यही क्या है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की फॉर्म में बाहर आता है। उसी को ही पॉलीग्राफ टेस्ट जो है पॉलीग्राफ मशीन में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट है। अगर आपको कंप्लीट मैकेनिज्म जानना है पॉलीग्राफ का कि पॉलीग्राफ किस तरीके से काम करता है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट वीडियो। इवन मैंने नार्को एनालिसिस के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, मैं साथ में आई बटन पर अटैच कर दूंगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर वीडियो के एंड में आपको इसके अटैचमेंट मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं एंड आगे फिर जो है इस पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। So next one is BEEP, that is brain electrical activation profile। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम बात करते हैं P300 एक टर्म है, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब जैसे ही कोई पर्सन जो है उसके ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन अगर स्टोर होती है पहले से ही, ठीक है, तो ब्रेन जो है उसको रिकॉग्नाइज करके इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जिसे P300 कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन इस पर्सन को इसके बारे में नॉलेज है, इस इंफॉर्मेशन के बारे में पर्सन को नॉलेज है, तो उससे आइडिया मिल जाता है। अब पॉलीग्राफ और बीप में क्या डिफरेंस है कि पॉलीग्राफ जो है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को मेजर करता है और बीप जो है ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करता है, हमारे ब्रेन में जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं। P300 वेव जो है जनरेट होती है अगर कोई पर्सन किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर पाता है। So next is why were these tests challenged? अब इन टेस्ट को चैलेंज क्यों किया गया? काफी सारे एक्यूज पर्सन जो हैं उनको उनके कंसेंट के बिना ही कंपेल किया जाता है कि आप ये टेस्ट दो, आपको ये टेस्ट करवाना ही पड़ेगा।
एक तो जो केसेस होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एकदम ब्लाइंड हो जाता है, आगे समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या करें, कुछ एविडेंस नहीं मिल रहे, कोई विटनेस नहीं है, इवन कोई वेपन नहीं मिल रहा, तो एकदम केस जहाँ पर ब्लाइंड हो जाता है, तो उन केसेस में जो है इन टेस्ट को सजेस्ट किया जाता है कि आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। बट अगर कोई पर्सन जो है, अभी की मैं अगर बात करूँ तो अगर कोई पर्सन है जो इन टेस्ट को नहीं कंडक्ट करवाना चाहता, तो आप उसको फोर्सफुली जो है इन टेस्ट को करवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बट पहले ऐसा होता था कि पर्सन को इन टेस्ट को कराने के लिए कंपेल किया जाता कि तुम्हें ये टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ह्यूमन डिग्निटी पे जो है क्वेश्चन उठ गया, प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन उठ गया, देन मेंटल ऑटोनॉमी, देन फेयर ट्रायल एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन के ऊपर बात आ गई कि भाई ये जो चीजें हैं ये सारी इन सब चीजों को हैम्पर करती हैं। तो क्या इन टेस्ट को कराना चाहिए? अगर मेरा मन नहीं है, अगर मैं इस चीज की अनुमति या कंसेंट नहीं देता कि मुझे टेस्ट कराने हैं, तो आप मुझे क्यों कंपेल कर रहे हैं? सो इसीलिए अब जब भी टेस्ट किए जाते हैं, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या बीपी, इस तरीके के कोई भी टेस्ट को करा जाता है, तो पहले पर्सन से कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है, जहां पे वो कंसेंट देता है कि हाँ मैं ये टेस्ट लेने के लिए रेडी हूँ। और टेस्ट के दौरान अगर वो पर्सन कहीं भी बोले बीच में कि मैं इस टेस्ट को लेने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उसको उसी वक्त ही वो टेस्ट रोक दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या इश्यूज थे कि सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज कंपल्सरी नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और बीप वायलेट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3? तो आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में ये बात कही गई है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करें तो काफी बार एग्जाम में ना इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये किस आर्टिकल में डिस्कस्ड है। सो इट इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। इसका मतलब क्या होता है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जहां पर क्या है कि कोई भी पर्सन अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकता। अगर किसी पर्सन को अगर हम फोर्सफुली कहें कि आप मानो कि मर्डर वेपन यहीं पे रखा हुआ है, और वो पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है, अगर वो पर्सन चाहता है कि मैं नहीं बताना चाहता इस चीज के बारे में, मैं नहीं बोलना चाहता, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो नहीं बोले। बट अगर उसने इस तरीके से कोई किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मर्डर वेपन मैंने रखा है या मैंने उस पर्सन को मारा है, तो दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट। तो उसके पास ये पावर होती है, उस पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो अपने आप के अगेंस्ट जो है विटनेस ना बने, ठीक है, वो विटनेस नहीं भी बन सकता है। सो दिस इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में मेंशन्ड है। सेकंड पॉइंट क्या है? क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू दीज टेस्ट इंक्रिमिनेट द सब्जेक्ट, कि ये जो टेस्ट के थ्रू जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या वो सब्जेक्ट को क्रिमिनल या फिर क्रिमिनेट कर सकती है? नो, यहाँ पे सब्जेक्ट इनको बोला गया है एक्यूज, विटनेस, सस्पेक्ट, जो भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। देन डू द रिजल्ट्स अमाउंट टू टेस्टिमोनियल कंपल्शन, एंड उसके बाद बोला गया है डज कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेशन वायलेट पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का भी इंफ्रिंजमेंट होता है अगर जिसमें हम बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी की। तो अगर हम कंपल्सरीली इन टेस्ट को एडमिनिस्टर करें तो क्या आर्टिकल 21 का भी इंफ्रिंजमेंट होता है क्या? यही सारे क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक और बार रीड कर लेते हैं इसको। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में क्या मेंशन है? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी तरीके अगर उस पर्सन ने ऑफेंस किया है उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपने अगेंस्ट ही विक्टिम बन जाओ, है ना। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। और पर्पस क्या है ये आर्टिकल को लाने का? पर्पस ये है कि आप जो है फोर्स्ड कन्फेशंस जो करवाते हैं, पुलिस पर्सनल्स जो है फोर्स्ड कन्फेशंस करवाते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल्सो प्रोटेक्ट फेयरनेस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ऑल्सो इट एंश्योर स्टेटमेंट्स आर वॉलंटरी, की पर्सन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो वॉलंटरीली है, उसे किसी तरीके से जो है डराया धमकाया नहीं गया है इस स्टेटमेंट को देने के लिए। आर्टिकल 21 में क्या बात करी गई कि हर एक पर्सन के पास राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू मेंटल ऑटोनॉमी है, ह्यूमन डिग्निटी है। तो ये जो सारे प्रोटेक्शंस हैं हर एक इंडिविजुअल को मिले हैं। अगर हम फोर्सफुली इन टेस्ट को इंजेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये इन प्रोटेक्शंस के अगेंस्ट जो है जो प्रोटेक्शन जो ह्यूमन बींग्स को मिली हुई उसमें इंटरफेयर कर रहा है। पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट क्या थे कि जो टेस्ट है ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, एंड these techniques are not scientifically reliable enough to justify compulsion, ठीक है। ये जो टेक्निक्स है साइंटिफिकली रिलायबल भी नहीं है कंपल्शन को जस्टिफाई करने के लिए। एंड फोर्सिंग अ पर्सन टू अंडरगो these tests amount to cruel, inhuman और degrading
ट्रीटमेंट। और बोला गया अगर किसी पर्सन को आप फोर्सफुली कह रहे हो कि आपको टेस्ट करवाना है तो इट इज क्रूएल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। एंड स्टेट का आर्ग्यूमेंट क्या था कि ये जो टेक्निक्स हैं ये इन्वेस्टिगेटर्स को अलग अलग क्राइम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो दे आर यूजफुल व्हेन कन्वेंशनल एविडेंस इज अनअवेलेबल। जब आपको एविडेंस मिला ही नहीं क्राइम सीन से तो यहाँ उस केस में क्या कर सकते हैं, ये जो टेस्ट है ये केस को थोड़ा लीड करने में हेल्प कर सकते हैं। The results are intended to aid investigation rather than be directly used as trial evidence। तो जो भी रिजल्ट मिले हैं वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे। Also, polygraph and beep do not rely on detailed verbal statements in the same way as traditional interrogation। देखो traditional interrogation में क्या है, वो पर्सन जो है पूरी बातें जो है इसमें जाननी होती हैं कि पर्सन ने क्या करा, कैसे वेपन को छुपाया, पूरी बातें नहीं पूछी जाती है। पॉलीग्राफ के अंदर यस या नो में ही आपको आंसर करना होता है। एंड बीप में आपको या तो इमेजेस दिखाई जाती हैं या फिर उसमें आपको कुछ बोलना नहीं होता। एंड बीप टेक्निक के अंदर भी आपको किसी तरीके का कुछ स्टेटमेंट बताना नहीं होता, बोलना नहीं होता, बस वो आपके मशीन जो है आपके ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर कर लेता है अपने आप ही, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सो पॉलीग्राफ और बीप में तो ऐसा कुछ टॉर्चर जैसी चीजें भी नहीं है। देन सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस करती है एंड देन बात करते हैं पहले राइट टू साइलेंस का। इसमें क्या है, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट एवरी अक्यूज हैज अ राइट टू रिमेन साइलेंट। हर एक अक्यूज के पास राइट है कि वो साइलेंट रह सकता है। एंड नो एडवर्स इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन मेयरली बिकॉज अ पर्सन रिफ्यूजेस टू आंसर क्वेश्चन। अगर किसी पर्सन ने बोला कि भाई मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं करने, इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि पर्सन कल्प्रिट है या ये पर्सन जो है इसी ने ही क्राइम किया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हो जाता। देन सेकंड बात करते हैं फेयर ट्रायल की। जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये जो राइट मिला हुआ है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या इंश्योर करता है, वॉलंटरी स्टेटमेंट्स, रिलायबल एविडेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोercion एंड इंटीग्रिटी ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स। उसके बाद बात करते हैं टेस्टिमोनियल कंपल्शन क्या होता है। टेस्टिमोनियल कंपल्शन रेफर्स टू फोर्सिंग अ पर्सन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट रिवील्स पर्सनल नॉलेज रेलेवेंट टू द केस। जहां पर हम किसी पर्सन को फोर्स कर रहे हैं, किसी पर्सन को कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए जो कि उसके पर्सनल नॉलेज के बेसिस पर वो बताता है एंड विच इज रेलेवेंट टू द केस। Now the court held that narcoanalysis involves compelled verbal responses and then polygraph and beep also reveal personal knowledge through physiological or neurological responses. Therefore, all three techniques involve testimonial elements when administered इनवॉल्यूंटरीली। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फिर क्या डिसीजन दिया है, कंपल्सरी नार्को एनालिसिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलीग्राफ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बीप टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या है, कंपल्सरी नहीं करना आपको किसी भी चीज के लिए, कंपल्शन नहीं रखना कि आपको करवाना ही पड़ेगा। तो नार्को, पॉलीग्राफ और बीप का अगर आप कंपल्सरी कह रहे हो कि करवाना है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो एक्यूज पर्सन को टेस्टिमोनियल कंपल्शन से प्रोटेक्ट करता है। देन आर्टिकल 21 जो है वो प्राइवेसी, डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी से जो है प्रोटेक्ट करता है। कैन दीज टेस्ट एवर बी कंडक्टेड? यस, ये टेस्ट किए जा सकते हैं बट वॉलंटरली एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट है ना, कंसेंट भरवा के इन टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है। इवन व्हेन अ पर्सन कंसेंट, responses are not treated as direct substantive evidence। ठीक है, अगर पर्सन ने कंसेंट दे भी दिया है, इन्फॉर्मेशन अगर उसने कुछ भी प्रोवाइड करा है, तब भी उसको हम इसे एज अ डायरेक्ट सब्सटेंटिव एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते कि बस इसी पर्सन कि भाई किसी पर्सन ने अगर कुछ भी एडमिट कर लिया है तो उसका ये मतलब नहीं कि इसको हम डायरेक्ट सब्सटेंटिव एविडेंस की तरह यूज करें, क्योंकि जो है पर्सन अपने फुल कॉन्शियस में नहीं होता ड्यूरिंग द टेस्ट। तो फिर इसीलिए हम रिस्पॉन्सेज को जो है डायरेक्ट सब्सटेंटिव एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते, बट हाँ इन्वेस्टिगेशन में आगे लीड लेने की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं कि अगर उस पर्सन ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, फॉर एग्जांपल उसने बोला कि हाँ मर्डर वेपन जो है यहाँ इस जगह पर मिल जाएगा आपको, तो अब हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि भाई इस पर्सन को मर्डर वेपन का पता था तो इसका मतलब मर्डर इसी ने किया है और इसको जेल में डाल दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अब उस पर्सन ने बता दे कि मर्डर वेपन वहां पर है तो आप इन्वेस्टिगेशन में आगे वहां पर जाएंगे, मर्डर वेपन निकालेंगे, उसमें फिंगरप्रिंट देंगे, इस तरीके की जो है इन्वेस्टिगेशन में आगे आपको लीड मिल जाएगा। नाउ दीज इन्वेस्टिगेटर मस्ट फॉलो लीगल सेफगार्ड्स बिफोर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस जजमेंट की? दिस जजमेंट स्ट्रेंथेंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है उसको स्ट्रेंथन करता है जजमेंट। सेकेंड, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को रीइंफोर्स करता है। रिकॉग्नाइज मेंटल प्राइवेसी एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। देन फोरेंसिक साइकोलॉजी का एथिकल यूज उसको प्रमोट करता है एंड लिमिटेड कोर्सिव इन्वेस्टिगेटिव
प्रैक्टिसेस के बारे में बात करता है, ठीक है। सो इस वे में ये जजमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग कि हम जल्द ही 4000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने वाले हैं। अगर आप इस माइलस्टोन को कंप्लीट करते हैं तो मैं जल्दी वीडियोस लेकर आऊंगी। एंड अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही काफी सारे लोग वहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंड अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं एंड आप भी उनके साथ जुड़ के इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।